Hello students, class 11 business studies chapter number 4। लास्ट वीडियो में हमने सर्विसेज का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज देखी थी। इस वीडियो में हम सर्विसेज का फर्स्ट पार्ट यानी बैंकिंग सर्विस समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से। बैंकिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मनी में डीलिंग करता है, यानी मनी को या फाइनेंस को परचेज एंड सेल करने का वर्क करता है। मनी जैसे अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सेल किया जाता है, वैसे ही बैंक में भी फाइनेंस को यानी मनी को परचेज एंड सेल किया जाता है। कमर्शियल बैंक्स हमारी कंट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन सभी जगह। ये कस्टमर्स की सेविंग्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड मनी प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इसके अलावा भी ये अपने कंज्यूमर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप की, यानी वो चेक्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर या अदर मीन्स से अपनी मनी निकाल सकते हैं एंड डिमांड के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप से बैंक जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी कलेक्ट करके और ज़्यादा रेट ऑफ लोन प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं जैसे अदर ट्रेडर्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सेल करते हैं, वैसे ही बैंक जो है मनी को परचेज एंड सेल करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंकों का महत्व या लाभ या उपयोगिता, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ बैंक, या इस टॉपिक को हम यूँ भी बोल सकते हैं आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका, रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैंक्स ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। किसी भी कंट्री का जो बिजनेस है, ट्रेडिंग है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, या फिर हम बोलें पूरा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसका सेंटर बैंक ही है, बिकॉज सारी मैक्सिमम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बैंक के थ्रू ऑपरेट होती हैं और कंट्रोल होती हैं, यानी मनी का पेमेंट करना, मनी को डिपॉजिट करना, और ये सब जो एक्टिविटीज़ है प्रेजेंट एज में मोस्टली बैंक के थ्रू होती है, वो भी इवन बिना बैंक जाए। ओके, सो हम पॉइंट के थ्रू देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है बचत की आदत, यानी हैबिट ऑफ सेविंग्स। बैंक जो है ये पब्लिक में सेविंग्स की हैबिट को इंक्रीज करने या मोटिवेट करने का वर्क करती है। थ्रू बैंक्स जो पब्लिक है बैंक में खाता खोलकर यानी अपने अकाउंट को ओपन करके एंड सेविंग की जो हैबिट है उसको बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि धन यानी मनी एक्यूमुलेट होती है, कलेक्ट होती है, जो टाइमली यूज़ में भी आती है। इवन जब जैसे अभी भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है सबके लिए अकाउंट ओपन करना, तो ऐसे में क्या होता है जैसे बच्चों के भी अकाउंट्स हैं स्कूल में पढ़ने वाले, तो उनमें सेविंग की हैबिट जनरेट होती है कि हमारा अकाउंट ओपन हुआ है तो हम उस अकाउंट में अपनी मनी जो भी इकट्ठी होती है उनके पास वो डिपॉजिट करें। तो ये एक तरीके से सेविंग इंक्रीज करने का भी मीडियम है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सुरक्षा का प्रबंध, प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ। बैंक जो है ये अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मनी, ज्वेलरी, इन सभी को भी सेफ सिक्योर रखने के लिए व्यवस्था करती है, यानी मैनेजमेंट करती है। बैंक के थ्रू अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी मिनिमम रेट्स पर प्रोवाइड की जाती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कस्टमर्स जो हैं अपने जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या अपनी ज्वेलरी वगैरह है वो सब अपने लॉकर में
सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद धन का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ये बैंक की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस है जिसके थ्रू जो मनी है, वेल्थ है, उसे किसी भी कंट्री में, अपनी ही कंट्री में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या दूसरी कंट्री में भी इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये प्रेजेंट एज में बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है बैंक के थ्रू। बिकॉज ऑफ दिस सर्विस आपको मनी या करेंसी कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इवन नेट बैंकिंग या मोबाइल के थ्रू ही अपने मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद भुगतान की सुविधा, पेमेंट फैसिलिटी। बैंक के थ्रू पेमेंट की फैसिलिटी भी बहुत इजी हो जाती है। इसमें पेमेंट करने वाला और पेमेंट रिसीव करने वाला दोनों ही पर्सन जो है उन दोनों को बेनिफिट मिलता है। एक तो मनी अपने पास रखने की और लेकर जाने की और देने की, रिस्क लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ना ही जिसे हम मनी दे रहे हैं उसको गिनने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि सही अमाउंट दिया है या नहीं। जांचने की भी, नोट्स भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट मनी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे डायरेक्ट आप अपने मोबाइल में मैसेजेस के थ्रू चेक कर सकते हो कि अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है या नहीं। इसके अलावा चेक्स एंड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट की फैसिलिटी मिलती है कस्टमर को। एंड इवन पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट मेकर है उसके पास प्रूफ भी रहता है कि उसने चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद साख की सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एंड इवन कई बार जैसे किसी कस्टमर को कोई डील फाइनल करना है, ट्रेडर है कोई, उसे कोई डील फाइनल करना है एंड उस कंडीशन में अगर वो रेफरेंस के तौर पे बैंक को सजेस्ट करता है, तो बैंक अपने कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। और ऐसे में कस्टमर की जो गुडविल है या क्रेडिट वर्दीनेस है वो भी उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। तो साख सुविधा यानी क्रेडिट फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करती है। यानी खुद तो अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड करती ही हैं, बट अगर किसी ट्रेडर की क्रेडिट वर्दीनेस की इंफॉर्मेशन देना हो तो बैंक वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार को लाभ, एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। बैंक गवर्नमेंट की तरफ से एज रिप्रेजेंटेटिव भी काफ़ी सारे वर्क करती है, जैसे नोट्स को इशू करना या क्रेडिट पे कंट्रोल करना, लोन कलेक्ट करना, लोन का पेमेंट करना। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बैंक के थ्रू किए जाते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंस है। तो आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंक के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ बैंक। एक मॉडर्न बैंक जो है ये बहुत सारे वर्क करता है अपने कस्टमर्स के लिए। सो उसमें से इम्पॉर्टेंट वर्क्स हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन इज़ धन जमा करना या जमा प्राप्त करना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। करंट एज में बैंक का ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। तो सोसाइटी में लोगों के पास जो नीड से ज़्यादा मनी होती है, बैंक उस मनी को अपने पास डिपॉजिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स जो हैं उनका बैंक में मनी डिपॉजिट करने का डिफरेंट व्यू होता है। कुछ लोग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना मनी जो है, अपनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना
ज़रूरी समझते हैं एंड नीड होने पे निकाल लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं। एंड जो लेस इनकम वाले लोग हैं वो फ्यूचर के लिए सेविंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी जो है वो डिपॉजिट करते हैं बैंक में। सो अलग अलग पर्सन्स के अकॉर्डिंग बैंक के थ्रू अलग अलग टाइप के अकाउंट्स जो हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें पब्लिक जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो मेनली बिजनेस बैंक में ओपन किए जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट है करंट अकाउंट यानी चालू खाता। ये अकाउंट जो है ये मेनली जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके थ्रू ओपन किया जाता है। करंट अकाउंट की इसका ये बेनिफिट होता है कि बैंकिंग टाइमिंग में आप इसमें कितना भी अमाउंट जमा कराना हो आप करवा सकते हैं, और जितना चाहें आप अमाउंट इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड बैंक जनरली इसी अकाउंट के बेसिस पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी ट्रेडर्स को प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं या कितना निकाल सकते हैं। जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं उनको दिन में कई बार अमाउंट डिपॉजिट करने या फिर विड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्पेशली उनके लिए ये अकाउंट होता है। सेकंड है इसके बाद बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट्स। ये जो अकाउंट है ये मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है। कस्टमर जो अपनी स्मॉल सेविंग्स को डिपॉजिट करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट अकाउंट है। इसमें मनी को डिपॉजिट करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। एंड अगर कोई भी पर्सन चाहे तो इसमें बार बार अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, बट अमाउंट विड्रॉ करने की जो नहीं मिलती है। ओके, ये जो सेविंग अकाउंट है इससे मनी को विड्रॉ करने के लिए चेक की फैसिलिटी भी बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये अकाउंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट के थ्रू जो भी स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं यानी फैसिलिटीज़ होती हैं उनका बेनिफिट इसी अकाउंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने अकाउंट ओपन करना कंपलसरी भी कर रखा है। नेक्स्ट है इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, स्थायी जमा खाता। ये अकाउंट एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अपना अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए ओपन किया जाता है। इस अकाउंट को बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज इसी खाते पर देती है, बिकॉज इस अकाउंट में जो अमाउंट है वो स्थायी जमा होता है, फिक्स्ड वे में डिपॉजिट होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक। सो इसलिए इसके ऊपर जो बैंक के थ्रू ब्याज की दर है वो ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, इस अकाउंट में से अमाउंट जो है वो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद ही निकाला जा सकता है, उससे पहले नहीं। अगर बाय चांस कोई चाहता भी है कि बीच में से ही अमाउंट विड्रॉ कर ले, तो ऐसे में इंटरेस्ट का लॉस फेस करना पड़ता है। उस कंडीशन में अमाउंट जो है उस पर इंटरेस्ट कम प्रोवाइड करती है बैंक। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंट है। अगर कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट करना चाहे बैंक में तो कर सकता है, और इससे ज़्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट भी ले सकता है। नेक्स्ट अकाउंट है इसके बाद आवर्ती जमा खाता यानी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो ये जो अकाउंट है ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है। इस अकाउंट में पर मंथ एक फिक्स अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन तक जमा करवाने के लिए इसे ओपन किया जाता है। ड्यूरेशन कस्टमर अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है।
3 इयर्स, 5 इयर्स या इससे ज़्यादा भी ड्यूरेशन हो सकती है। 1 ईयर के लिए भी होता है इसमें प्लान। तो बैंक के थ्रू जब ये फिक्स ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है तो इंटरेस्ट के साथ एक लमसम अमाउंट डिपॉजिटर को लौटा दिया जाता है। इसमें जो डिपॉजिटर है यानी कस्टमर है उसे एक फिक्स अमाउंट हर मंथ डिपॉजिट करना ही होती है, कंपलसरी होता है उसके लिए। इस अकाउंट की हेल्प से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पर मंथ एक फ़िक्स अमाउंट जो है एज सेविंग फिक्स हो जाती है। स्पेशली जो मंथली सैलरी जिन्हें मिलती है ऐसे लोगों में ये रेकरिंग अकाउंट जो है काफ़ी फेमस होता है। जो लोग ये चाहते हैं कि हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट सेविंग में जमा करें उनके लिए यह आवर्ती जमा खाता बहुत ही अच्छा होता है। इसे संचयी जमा खाता भी बोला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बहुविकल्प जमा खाता, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट्स अकाउंट। तो ये जो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है ये बेसिकली सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का एक कंबाइन मिक्सचर है। इस अकाउंट में सेविंग अकाउंट बेसिकली होता है बट इसमें एक फैसिलिटी स्पेशली एडेड रहती है। सेविंग अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अगर अमाउंट डिपॉजिट होता है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ही फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लो किसी ने जो सेविंग अकाउंट है उसका अमाउंट फिक्स कर रखा है 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ से अगर ज़्यादा मनी डिपॉजिट होती है, मान लो टोटल 60,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो गया है, तो जो एक्सेस अमाउंट है यानी 50,000 से एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो अमाउंट सीधे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा मान लो कभी ऐसा होता है कि 50,000 से अमाउंट कम हो जाता है सेविंग्स अकाउंट में, मान लो 40,000 या 35,000 रह जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उसमें से अमाउंट जो है वो सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे में जो एक्सेस अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हुई है उस पे ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग्स अकाउंट पे कम रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो इस अकाउंट का बेनिफिट ये है कि एक तो आपको एक्सेस अमाउंट यानी जो डिसाइडेड अमाउंट है उससे एक्सेस अमाउंट पे फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। दूसरी चीज़ कि आपका अमाउंट जो है वो फिक्स डिपॉजिट में अलग से सिक्योर हो जाता है। ऐसे में अगर कभी चेक डिसऑनर होने का चांस भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर आपके आपके सेविंग अकाउंट में अमाउंट कम पड़ता है तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से वो अमाउंट जो है वो रिकवर कर दिया जाता है। तो इस टाइप से मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है यानी फंक्शन है बैंक का वो है धन उधार देना, लेंडिंग ऑफ फंड्स। तो बैंक का ये सेकंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बैंक के पास जो भी मनी एक्यूमुलेट होती है, कलेक्ट होती है, बैंक उस कलेक्टेड मनी को उधार में देती है अपने कस्टमर्स को, यानी जिन भी पर्सन्स को मनी की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देती है, उधार देती है धन। ओके, तो किस किस तरीके से या किन किन वेज से बैंक जो है अपने कस्टमर को उधार दे सकती है, लोन प्रोवाइड कर सकती है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है नकद साख, कैश क्रेडिट। ये जो लोन है कैश क्रेडिट, ये लोन कस्टमर को सिक्योरिटी पे गुड्स रखने या ज्वेलरी या शेयर्स वगैरह रखने के
अगेंस्ट प्रोवाइड करती है बैंक, यानी एक तरीके से मॉर्टगेज पे रखना, ठीक है। तो कस्टमर के गुड्स को या उसके शेयर्स या बॉन्ड्स या फिर ज्वेलरी वगैरह कुछ चीज़ को सिक्योरिटी में रखकर और उसके अगेंस्ट जो लोन प्रोवाइड करती है बैंक, उसे कैश क्रेडिट फैसिलिटी बोला जाता है। ओके, बैंक इसकी भी एक लिमिट फिक्स करती है और उस लिमिट के अंडर ही बैंक कैश क्रेडिट फैसिलिटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट है इसके बाद अधिविकर्ष और ओवरड्राफ्ट। ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है लोन प्रोवाइड करने का। इसमें बैंक जो है वो ये फैसिलिटी जनरली उन कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है जिन्होंने करंट अकाउंट ओपन किया है। तो बैंक क्या करती है कि अगर किसी अकाउंट होल्डर को डिपॉजिटेड अमाउंट से ज़्यादा मनी विड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक उस कंडीशन में ये परमिशन ग्रांट करती है और डिपॉजिटेड मनी से ज़्यादा मनी विड्रॉ करने की परमिशन देती है। लाइक मान लो किसी ट्रेडर के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिटेड है और उसे 12,000 की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो बैंक 10,000 डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस 2,000 रुपीज़ की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देकर 12,000 रुपीज़ टोटल उसे दे सकती है। बट ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है ये हर कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करती है बैंक, सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही ये फैसिलिटी बैंक के थ्रू प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इसके बाद सामान्य ऋण एवं अग्रिम, ऑर्डिनरी लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक के थ्रू ये जो लोन है ये जब कोई पर्सन लोन के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है उसी के अगेंस्ट उसे लोन दिया जाता है। ऐसा लोन देते टाइम कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस एंड अदर थिंग्स पे पहले बैंक पूरा चेक करती है, उसके बाद ही लोन का टोटल अमाउंट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद विनिमय विपत्र पर बट्टा काटकर धन देना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि कस्टमर का बिल्स रिसीवेबल, हुंडी या प्रोमिसरी नोट जो है उन्हें उनकी ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले बैंक डिस्काउंट कर देती है उन बिलों को और कुछ अमाउंट कट करके अमाउंट उन्हें दे देती है। ये लोन जो है बेसिकली बहुत ही शॉर्ट टर्म का लोन होता है एंड ये अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये भी फैसिलिटी बैंक के थ्रू दी जाती है। बट ये फैसिलिटी भी बैंक तभी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को जब कस्टमर इसके लिए एप्लीकेशन फाइल। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद चेक सुविधा, चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है थ्रू बैंक्स। चेक के थ्रू कस्टमर जो है बैंक से अमाउंट कलेक्ट कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, पेमेंट कर सकता है दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन से पेमेंट कलेक्ट भी कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इजी वे है पेमेंट रिसीव करने का या पेमेंट करने का या बैंक से अमाउंट विड्रॉ करने का या डिपॉजिट करने का। ओके, इसके अलावा बैंक प्रतिनिधि या एजेंसी कार्य भी करती है, यानी बैंक जो है उसके फोर्थ पॉइंट है फंक्शंस एज रिप्रेजेंटेटिव और एज एजेंट। तो एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के तौर पे भी बैंक हमारे काफ़ी सारे वर्क जो हैं वो करती हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। बैंक अपने कस्टमर्स के इंस्ट्रक्शंस पर उनके बिल्स रिसीवेबल, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, इन सब का अमाउंट कलेक्ट करना या फिर इनका अमाउंट पेमेंट अगर करना है तो वो वर्क भी करती है। देन बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में या अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कस्टमर के लिए मनी को ट्रांसफ़र करने का वर्क करती है। बैंक एक ट्रस्टी के तौर पे वर्क करती है अपने कस्टमर के लिए। इसके अलावा शेयर्स, डिबेंचर्स, इनके परचेज एंड सेल करने का वर्क हो या फिर
इनका इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड कलेक्ट करने का वर्क हो तो ये वर्क भी करती है बैंक। देन कस्टमर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इसके अलावा अदर जो बिल्स हैं उनका पेमेंट करने का वर्क भी करती हैं। देन अगर किसी कस्टमर को एडवाइस की ज़रूरत होती है तो बैंक गाइड करती है अपने कस्टमर को फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे। इसके अलावा भी बैंक काफ़ी और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। लाइक अगर कहीं जाना है कस्टमर को तो ट्रैवलिंग चेक यानी ट्रैवलर्स चेक प्रोवाइड करने का वर्क करती है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है लाइक चेक्स, बिल्स, ड्राफ्ट्स, हुंडीज, क्रेडिट नोट्स, ये सब प्रोवाइड करती हैं। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में फॉरेन एक्सचेंज जो है उसे कलेक्ट करने का वर्क करती है, प्रोवाइड करने का वर्क करती है। कंज्यूमर्स की जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, उन्हें सेफ रखने के लिए भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड में भी फॉरेन करेंसी को एक्वायर करने में हेल्प करती है। देन क्लियरिंग हाउस के तौर पे भी वर्क करती है बैंक, यानी जिसे निकासी गृह बोलते हैं। चेक्स कलेक्ट करना, चेक्स के अमाउंट कलेक्ट करके कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट करना, कस्टमर के बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड करना, ये सब वर्क भी बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे करती है। ओके, तो ये सब तो थे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बैंक। होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।